हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। बेटा आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस नए टॉपिक का हमारे पास नाम है क्या? इम्पल्स मोमेंटम रिलेशनशिप। अब ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे। अभी तक इसके प्रीवियस वाले लेसन में अपन ने इम्पल्स के बारे में बात करी और वहाँ पर उसका जनरलाइजेशन देखा कि इम्पल्स क्या होता है। बेटा इम्पल्स के अंदर मतलब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि फोर्स लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने समय में फोर्स लगाया गया उसको आप लोग क्या कहते हो? इम्पल्स कहते हो। और उसके रेस्पेक्ट में जो फोर्स डेवलप होता है उसको आप इम्पल्सिव फोर्स कहते हो। उसी चीज़ के बाद अपन ने मोमेंटम डिस्कस किया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पल्स मोमेंटम रिलेशनशिप। इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक साथ टॉपिक कैसे आते हैं, इनका क्या जनरलाइजेशन है। हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। एफ क्या होता है? डी पी बाय कितना? डी टी होता है। एफ इक्वल्स टू अपन ने कर दिया डी टी को उधर भेज दिया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डी टी को अपन ने कहाँ भेज दिया? इस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो एफ डी टी इंटीग्रेशन डी पी आ गया। क्लियर? यहाँ पर अब अपन इंटीग्रेट कर देंगे इसको T1 से लेकर के T2। इनिशियल टाइम हमारा T1 है और फाइनल टाइम हमारे पास कितना है? T2। ऐसे P1 से लेकर के कितना? P2 कर देंगे। ठीक है, एफ डॉट डी टी और P2 माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास? P1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, P2 माइनस का P1 को ही आप लोग क्या कहते हो? J कहते हो। और J क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारा? इम्पल्स का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए अपन कहते हैं J जो कि इम्पल्स है, डेट इज P2 माइनस का P1, वेयर P2 इक्वल टू M इंटू V2 माइनस का P1 कितना? M इंटू V1। तो ऐसे MV2 माइनस का MV1 हमारा जनरेट हो जाता है। द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। जो भी इम्पल्स होता है किसी भी फोर्स का वो किसको बताता है? मोमेंटम के चेंज को बताता है। ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जो भी फोर्स अपन किसी भी बॉडी के अंदर लगाते हैं वही चीज़ कहलाता है। इसी को कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहलाता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अपन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या कहता है ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ द चेंज इन मोमेंटम, जैसा यहाँ पर बोला गया है चेंज इन मोमेंटम, ये डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होता है और वो कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास कौन सा होता है? फोर्स होता है। देन इट्स इम्पल्स विल बी कांस्टेंट। तो उसका इम्पल्स भी क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में यहाँ तक किस तरीके से अपने को करना है? हाँ बेटा वही चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास वेरी करती है। दैन इट्स इम्पल्स विल ऑल्सो बी कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ बॉल का। यहाँ पर मैं 3 एग्जांपल लूँगा, 3 अलग अलग प्रोफाइल के एग्जांपल हैं, तो ध्यान से उनको देखिएगा। अब बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास है कितना? 0.2 kg, इज मूविंग इन एयर, वो एयर में घूम रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जिसके अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। यानी मास हो गया और वेलोसिटी पता लग गई। अब प्लेयर ब्रिंग इट टू डस्ट, जैसे प्लेयर ने उसको कैच किया वो बॉडी रेस्ट पर आ गई, मतलब चलती हुई चीज़ एकदम से रुक गई। यानी फाइनल वेलोसिटी मतलब V2 वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि अब वो रुक चुकी है, इसलिए V2 को क्या कर दिया? 0। ठीक है, इन 0.5 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया मेरा? 0.5 सेकेंड का हो गया। डिटरमाइन द इम्पल्स बताना है और फोर्स अप्लाइड बतानी है ऑन द बॉल, कितना फोर्स बॉल के ऊपर लगाया गया वो, और इम्पल्स बताना है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है बेटा? डेल्टा पी दैट इज एम V2 माइनस का कितना? V1। अभी अपन ने ऊपर देखा ये रहा, हाँ वो को वही अप्लाई करेंगे। एम हमारे पास कितना है? 0.2 kg है और V2 की वैल्यू कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कैच कर लिया किसने? प्लेयर ने कैच कर लिया बॉल को, तो वो बॉल रेस्ट पर आ गई है, तो V2 0 हो गया और V1 जितनी स्पीड से उसको हिट किया गया था, हिट कितनी स्पीड से किया गया था? 10 मीटर पर सेकेंड की से, तो 10 कर दिया, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास kg मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम को अपन यूज़ कर लेंगे और काम शुरू करेंगे। हमारे पास देखना ध्यान से, जे ही क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। जे चेंज इन मोमेंटम होता है नहीं होता? हाँ, वही P2 माइनस का P1 बेटा, हाँ वही डेल्टा पी, वो का वही है। फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू जे अपॉन में कितना टी, फॉर्मूला है हमारा। F इक्वल टू कितना? जे बाई टी फॉर्मूला। इम्पल्स अपॉन में कितना? टाइम, बताया था पहले कि इम्पल्स कितना फोर्स और टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करता है। तो जे अपॉन टी कर दिया, तो जे की वैल्यू 2 है और टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। प्लेस कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। बहुत ईजी था, है ना? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत अच्छे से एक बार और जनरलाइज करो, अपने आप आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्रिकेट बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास है कितना? 150 kg हमारे पास बॉल का मास है, ग्राम मतलब सॉरी ग्राम में। इज मूविंग विद द वेलोसिटी, उसको एक 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका। हैंड हिट बाय अ बैट,
और फिर उसको बैट से हिट कर दिया, सो डैट बॉल इज टर्न बैक, मतलब एक बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया, तो जैसे हुड को हिट किया बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। हाँ बिल्कुल, टर्न बैक, वापस से उसी डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आ गई 20, मतलब गई थी वो 12 से और आई है वो कितना 20 से। इफ ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 0.01, जो भी ड्यूरेशन है बॉल और बैट का वो बहुत कम है, ऑब्वियसली बात है बहुत कम होता है तभी तो हिट कर पाएगा वो, और बॉल बहुत तेज़ी से जा पाएगी, तो वो कितना है 0.01 सेकेंड्स है। फाइंड द इम्पल्स, वही इम्पल्स निकालना है बेटा पहले की तरह, और वही फोर्स अपने को पहले वाले की तरह डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो मास कितना हो गया 150 ग्राम यानी 0.15 kg, और वेलोसिटी हमारी इनिशियल कितनी 12 मीटर पर सेकेंड, जो आप लोग v1 कहते हो। ठीक है, तो इम्पल्स कितना m v2 माइनस u1 कर दो, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दो, बात एक ही है। तो v माइनस का u कर दिया, तो मास कितना था 0.15 kg था, v कितना है माइनस का 20 और u कितना है माइनस का 12, 48 माइनस का 48 न्यूटन हमारे पास आ गया। फोर्स क्या होता है बेटा, F इक्वल टू जे अपॉन टी, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने यही लगाया था जे अपॉन टी, वापस से वही लगा देंगे जे अपॉन टी। जे हमारा 4.8 है और टाइम कितना है 0.01 है, सॉल्व कर लिया आंसर आ गया। ठीक है, डन, आया अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लो। हाँ, अ थर्ड प्रोफाइल, अब बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, एक बॉल है जिसका मास है 100 ग्राम, फॉल फ्रॉम अ हाइट, उसको एक हाइट से फेंका गया, हाइट ऑफ कितनी है उसकी 5 मीटर की, उसके हमारे पास क्या है हाइट है। अब बॉल ऑफ मास 100 ग्राम फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर एंड रिबाउंड, ये इस बॉल अर्थ से टकरा करके दोबारा से कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ, और कितनी हाइट उसने ट्रेवल करी 1.25 ट्रेवल कर ली, 1.25 मीटर वापस से। डिटरमाइन द इम्पल्स एंड द फोर्स, वही इम्पल्स निकालना है वही फोर्स निकालना है, बट इस बार अपन तरीका कुछ और यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक भी वेलोसिटी गिवन नहीं है। पिछले वाले में देखो क्या था, हमारे पास कैच कर लिया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी, तो अपन ने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों वेलोसिटीज गिवन थी और अपन ने उसका काम कर लिया था। इस बार एक भी वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे और उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो डिटरमाइन द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड, बॉल और ग्राउंड के बीच का इम्पल्स और एवरेज फोर्स बताना है। तो सबसे पहले यू निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला। यू तो 0 कर दिया पहले अपन ने, क्योंकि बॉल रेस्ट पर थी ना, पहले स्टार्टिंग में तो अपन इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेते हैं हमेशा, तो वही यू को 0 ले रखा है। तो v इक्वल टू, मतलब v को यहाँ पर u बोलेंगे क्योंकि v1 है वो हमारे पास है ना। हाँ, तो u, कंफ्यूज मत होना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू अंडर रूट कितना 2gh आ गया। g पता है, h पता है, क्योंकि पहले जो फेंका गया था वो हाइट कितनी थी 5 मीटर की थी, तो पहले वाला वेलोसिटी आ गई। अभी दोबारा रिबाउंड होकर के ऊपर गया तो अगेन फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, सेम फार्मूला, अंडर रूट 2gh डैश कर दिया, क्योंकि अब h डैश कितना हो गया 12.5 हो गया हमारे पास, तो 12.5 अप्लाई कर देंगे, है ना। सॉरी 12.5 नहीं था, 1.25 था, कितना था 1.25 था, तो 1.25 अप्लाई कर दी। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू रहेगी। फिर इम्पल्स का फॉर्मूला तो अपन जानते ही हैं, एम वी माइनस का यू, मास पता है, वी निकाल लिया, यू निकाल लिया, पुट कर देंगे। फिर एफ को तो वही डी पी बाई डी टी या जे अपॉन टी कर देना, बात एक ही है। ठीक है, डन। ये हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स जो अपन ने आज डिस्कस करी, किसके रेस्पेक्ट में, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के रेस्पेक्ट में। अब मैं बेटा एक बिल्कुल नया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, उसको कहते हैं अपन क्या, कॉलिजन। क्या कहते हैं, कॉलिजन। कॉलिजन का दूसरा नाम है क्या, इम्पैक्ट। ध्यान से समझना बेटा, इम्पैक्ट मतलब दो बॉडीज आ रही हैं आपस में और वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। से एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इस बॉडी का मास है कितना m, इस बॉडी का मास है कितना m2 बोल देता हूँ, इस बॉडी का मास m1 बोल देता हूँ। ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 से जा रही थी, ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u2 से जा रही थी। एक स्टेट, ये तो बिफोर कॉलिजन वाला कंसेप्ट है। अब ड्यूरिंग कॉलिजन जब वो एक दूसरे से क्या हुई, टकराई, ये ड्यूरिंग कॉलिजन कहलाता है डीसी, और एक आफ्टर कॉलिजन कहलाता है टकराने के बाद। ये इसकी वेलोसिटी हो गई v1 फाइनल वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी हो गई हमारे पास कितनी, v2 हो गई। ठीक है, तो ये v1 और v2 मुझे निकालना पड़ता है, पर ये पूरा का पूरा बेटा जिसमें होता है वो वन डायमेंशनल कॉलिजन कहलाता है, जब स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई चीज़ काम करती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में काम कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन को अपन कहते हैं ये 1D मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो सब इसी पैटर्न पे वैरी करते हैं। ठीक है, तो अपन आज इसको जनरलाइज करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करना है, किस तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब मैं अभी हटा देता हूँ ताकि अपन दोबारा से इसको फ्रेशली यूज़ कर सकेंगे और काम में ले सकेंगे। डन ना। चलो, सबसे पहली बात इसकी थ्योरी समझो बेटा, क्या होता है इम्पैक्ट, क्या चीज़ है। इम्पैक्ट का मतलब होता है ऐसा फिनोमिना, कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज
विच अकर इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही है जो बहुत कम समय ले रही है। ड्यूरिंग कॉलिजन द टू बॉडीज एक्सर्ट अ वेरी लार्ज, कॉलिजन के दौरान दोनों बॉडीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो उनका दो चीज़ें एक साथ वेरी करती है, दो चीज़ें एक साथ कांस्टेंट होती है। एक, एनर्जी बहुत जल्दी एक्सचेंज होती है और मोमेंटम भी उनका टेक प्लेस होता है, मतलब दोनों चीज़ें कंजर्व होती है। एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, और कंजर्व का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट होता है। अब एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होगा, क्योंकि दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन से या सेम डायरेक्शन से आ रही थी, एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, है ना। आगे से पीछे, ये आगे एक कार है या कोई भी बाइक है, पीछे वाले बाइक ने इसको टक्कर मार दिया, ये एक तरीका कॉलिजन है। ये एक बॉडी यहाँ है, ये एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आ रहा, दोनों एक दूसरा टकरा गए, ये भी एक तरीका कॉलिजन है। तो दोनों के अंदर एनर्जी एक्सचेंज होती है और दोनों का मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, यानी कंजर्व हो गया, यानी मोमेंटम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर वाला कंसेप्ट यहाँ पर वेरी करेगा। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी बिफोर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वाला कंसेप्ट वेरी करेगा, ठीक है। तो बिफोर मोमेंटम क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस का m2u2। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस का हाफ m2v2 स्क्वायर। अभी आगे आ जाएगा, डोंट टू वरी अबाउट इट, कोई लिखने की नीड नहीं है, अपने आप चीज़ आ जाएगी, आगे नोट्स के अंदर है जिसको आप लोग कैरी अप कर सकते हो। चलें आगे, चलो। अब मैं कुछ टाइप के आपको कॉलिजन बताता हूँ, उनको ध्यान से देखना। किसी भी इवेंट के अंदर कॉलिजन दो मोमेंट को बहुत इंपॉर्टेंटली बताता है कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। ऑब्वियसली बात है, एक्सटेंड होने के पहले कैसे सिचुएशन थे और एक्सटेंड होने के बाद कैसे सिचुएशन आई, इन दोनों सिचुएशन को कॉलिजन के अंदर मेजर किया जाता है, और उनके बीच का टाइम इंटरवल सबसे पहले कितने समय में वो घटना घटी। टाइम इंटरवल इलैप्स बिटवीन दीज इज नोन एज टाइम ऑफ कॉलिजन, इसको कहते हैं टाइम ऑफ कॉलिजन, विच इज एक्सीडेंटली बढ़ेगा बहुत ही कम, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। टाइम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, ये तीन चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कहलाती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, अच्छे से आ गया ना। अब अपन कई टाइप के यहाँ पर कॉलिजन को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से। सबसे पहला जो कॉलिजन है वो वन डायमेंशनल कॉलिजन है। मैंने वन डायमेंशनल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया डायग्राम के साथ। अगर वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन u1 u2 एंड v1 v2 है, मतलब u1 इनिशियल है और v1 v2 हमारे फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। आर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब जो भी कॉलिजन हो रहा है अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा तो उसको वन डायमेंशनल कहेंगे। इफ दीज वेलोसिटी आर इन नॉट सेम लाइन, अगर एक लाइन में नहीं, एक बॉडी यहाँ पर है और एक बॉडी यहाँ पर है, ये इधर से आ रही थी, ये इधर से आ रही थी, और यहाँ पर इस तरीके से एंगल बनाती हुई टकराई, तो ये कहलाता है हमारा क्या, ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है। डन आया। इसके बाद जो तीसरा कॉलिजन होता है वो इलास्टिक कॉलिजन होता है। वो उसके अंदर क्या होता है, दो बॉडीज आ रही हैं, ड्यूरिंग कॉलिजन दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कंजर्व हो जाएगी। ड्यूरिंग कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसको कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन कहा जाता है। डन। इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट अगर कंजर्व्ड नहीं होगी तो वो इनइलास्टिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो इनइलास्टिक कहलाएगा। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी जहाँ कंजर्व्ड हो गई वो इलास्टिक, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी वो इनइलास्टिक। इफ जस्ट आफ्टर एन इनइलास्टिक कॉलिजन द टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, अब ये नए तरीके का है, दो बॉडीज आ रही थी किसी भी डायरेक्शन में और वो आकर के एक दूसरे टकराई और टकराने के बाद चिपक गई, चिपकने के बाद सिंगल वेलोसिटी से मूव करने लगी। जैसे ये बॉडी थी, ये एक दूसरी बॉडी थी, इस बॉडी की वेलोसिटी थी u1, इस बॉडी की वेलोसिटी थी कितनी, u2। अब ये दोनों आई और टकरा करके क्या हो गई, चिपक गई। चिपकने के बाद दोनों का टोटल मास हो जाएगा और दोनों फिर एक ही वेलोसिटी से वेरी करेगी, से वो वेलोसिटी बोल दी कैपिटल V बोल दिया। इस टाइप की भी अपन इस कैपिटल V की भी वैल्यू निकालेंगे। यानी अब अपन आगे आने वाले डेरिवेशंस के अंदर पहले वाला वन डायमेंशनल वाला काम करेंगे, फिर ऑब्लिक वाला काम करेंगे, और फिर उसके बाद ये परफेक्टली इनइलास्टिक वाला काम करेंगे। वहाँ पर वन डायमेंशनल के अंदर v1 v2 निकालेंगे और इनइलास्टिक के अंदर अपन कैपिटल V की वैल्यू निकालेंगे, और ऑब्लिक वाले के अंदर भी वही काम करेंगे जो अपन ने 1D में किया है, वही v1 v2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आया। अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है बेटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके ऊपर पूरा सिचुएशन डिपेंड करेगा। ई कहते हैं इसको, स्मॉल ई से इंडिकेट किया जाता है। इसको कहते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन इन मैग्नीट्यूड टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन मैग्नीट्यूड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन इन मैग्नीट्यूड, रिसेशन मतलब जो टकराने वाला था और अप्रोच मतलब जो टकरा चुका है, तो इन दोनों का मतलब फाइनल v2 माइनस का v1 अपॉन u1 माइनस का u2, ये चीज़ हमारी कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसी के ऊपर सारी सिचुएशन डिपेंड करेगी बेटा आगे आने वाली, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है और काम करने की कोशिश करना, उसको कैसे करना है।
ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना सा बताता हूँ उसके अंदर काम कैसे होगा, ठीक है। लिसन, देखो अगर ई की वैल्यू अगर हमारी कितनी है 1 है तो इसको कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन, और अगर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो कहलाता है इन इलास्टिक कॉलिजन, और अगर ई की वैल्यू 0 हो जाए तो बेटा डेफिनेटली परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन कहलाएगा। आ गया, 3 सिचुएशन होती है, ई के ऊपर पूरा कॉलिजन डिपेंड करता है। अगर ई की वैल्यू 1 है इलास्टिक, 0 से 1 के बीच में इन इलास्टिक, और 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। डन, आया, अच्छे से एक बार इसको देखो। चलिए अब अपन एक डेरिवेशन करते हैं बेटा, ध्यान से इस डेरिवेशन को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन का डेरिवेशन क्या लाएगा। इसमें क्या है बेटा, वही जो पहली सिचुएशन बताई थी, एक बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, ये बिफोर इम्पैक्ट कॉलिजन के पहले के सिचुएशन। ड्यूरिंग इम्पैक्ट बेटा ये देखो ऊपर दे रखा है ड्यूरिंग इम्पैक्ट का कंडीशन, जब जैसे टकराएंगे इधर फोर्स लगेगा इसका, उधर फोर्स लगेगा दूसरे का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। और फिर तीसरी कंडीशन आफ्टर इम्पैक्ट टकराने के बाद नॉर्मल दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे। अब बिफोर कितना था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 डायमेंशनल के अंदर दोनों चीज़ें कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी कंजर्व होगा, ठीक है। दोनों की सिचुएशन यहाँ पे लगाऊंगा और v1 और v2 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। कंसिडर किया दो ऑब्जेक्ट, दोनों के मासेस थे m1 और m2, और अप्रोचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे 1D के अंदर। कैसे आ रहे थे, 1 डायमेंशनल में आ रहे थे, और फिर उनके बीच के अंदर क्या हुआ, कॉलिजन हुआ, जो दिख रहा है आप लोगों को। एज कॉलिजन इन इलास्टिक, कॉलिजन हमारा इलास्टिक के अंदर, ई की वैल्यू कितनी होगी 1, ऊपर देखा ही था अपन ने। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इन एन इलास्टिक कॉलिजन बोथ, दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों चीज़ें हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व वेरी करेगी और उसको अपन यूज़ करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पहले बात करते हैं। वही m1 u1 प्लस का m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस का कितना m2 बिफोर कॉलिजन इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन अपन ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन। अब बेटा m1 और m1 कॉमन ले लिया, यहाँ से m1 और यहाँ से m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस का v1, और ये m2 को इधर भेज दिया, इस साइड भेज दिया, तो m2 इक्वल टू v2 माइनस का क्या आ गया, u2 आ गया। अब सिमिलर पहली इक्वेशन यहाँ से बन गई, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। डन, आ गया अच्छे से। अब अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहती है उसके बारे में बात करेंगे। हाफ ऑफ m1 वही u1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस का हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर कर दिया। यही काम इसमें करेंगे, पहले 1/2 दोनों तरफ से कट कर दिया, और वही m1 और m1 कॉमन ले लिया, और फिर वही m2 और m2 कॉमन ले लिया। तो m1 कॉमन लिया तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और m2 कॉमन लिया तो v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब बेटा देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या कर लेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। देखना ध्यान से, इन दोनों को आपस में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया है अपन ने, ध्यान देना। m1 ये रहा LHS वाला m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 v1 u1 माइनस का v1। सिमिलरली m2 v2 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस का कितना कर दिया, u2 कर दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बेटा ऊपर वाले को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ऊपर वाला सिस्टम हमारा, u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। तो इसको बेटा एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की तरह काम करेगा। तो u1 माइनस का v1 और u1 प्लस का v1 कर दूंगा, तो u1 माइनस v1 तो नीचे वाले से कट जाएगा, सिर्फ u1 प्लस का v1 बच जाएगा। देखो अगले में किया है मैंने, किया है, हाँ दिखा रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ से इसको कट कर दिया, m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, तो बेटा सिर्फ ऊपर बचेगा u1 प्लस का v1, और यहाँ बचेगा क्या, v2 प्लस का कितना, u2। तो वो दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पर बच रही है, ठीक है, आया ठीक। इसके बाद वही इनिशियल वेलोसिटी एक तरफ कर ली और फाइनल वेलोसिटी एक तरफ कर ली। हम चाहते तो इतनी मेहनत ना करते, अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे, किससे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा करके, ये वाला लगा सकते थे। देखो वही v2 माइनस का v1 अपॉन u1 माइनस का u2, ई की वैल्यू कितनी कर देते, सीधा 1 कर देते, क्योंकि अपन जानते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन के अंदर ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी वाला काम नहीं करना होता तो मैं डायरेक्टली वो वाला काम भी कर सकता था, ठीक है। तो एज यू विश, आपको कौन सा चीज़ अप्लाई करना सही लग रहा है, ठीक है, डन। अब एक बार हमारी इक्वेशन यहाँ पर ये बन गई, u1 माइनस का u2 इक्वल टू v2 माइनस का कितना, v1 बन गया। बना या नहीं बना। अब बस इसको यूज़ करते हुए और पहले वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए
दोनों को यूज़ करते हुए मुझे v1 और v2 निकालना है। तो बेटा यहाँ देखो, पहले हमने जो हमारी ये इक्वेशन आई इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दिया या m2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मैंने m2 से मल्टीप्लाई किया और सेपरेट कर लिया, फिर m1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, पहली बात मैंने इसको m2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज लिख लिया, m1u1, देखो फर्स्ट को एज इट इज लिख रहा हूँ, m1u1 प्लस का माइनस का m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस का m2u2, फर्स्ट वाली को डायरेक्ट लिख दिया ये रहा, ठीक है ना। और इस वाली इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, m2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया m2u1, देखो इसको मल्टीप्लाई करा m2u1 यहाँ पर इस वाले में, इस वाले में, ठीक है। m2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, m2u1 माइनस का m2u2 इक्वल टू m2v2 माइनस का m2v1 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दो बेटा, m1u1 माइनस साइन, वही दो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये तो पूरी कट जाएगी। यहाँ दोनों में से, इसमें से देखो ध्यान से, m1 आ रहा है, m1u1 फिर m2u1, तो u1 कॉमन ले सकता हूँ तो दोनों का u1 कॉमन ले लिया, ये बन गया। सिमिलरली दोनों को एज इट इज लिख दिया, माइनस का m1v1 और इसका साइन चेंज कर चुका हूँ तो m2u2 अपन ने एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर m2u2 है और माइनस का प्लस कर दिया तो m2 कॉमन, माइनस का u2 प्लस का v1 करके लिख देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया, डन है ना, आया ना अच्छे से। इसके बाद बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रहा m2u2 और ये भी हमारा m2u2, दोनों को एक तरफ शिफ्ट कर लिया, ट्वाइस ऑफ m2u2 हो गया, और ये वाली टर्म इधर भेज दी और इन दोनों का v1 कॉमन ले लिया तो m1 प्लस का कितना आ गया, m2 और ये v1 आ गया, क्लियर। बस कुछ नहीं करना, फिर इस v1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये पूरी टर्म नीचे भेज देना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2u1 ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस का m2। चाहो तो ये v1 की वैल्यू उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो और तुम्हारा v2 आ जाएगा, और नहीं चाहो तो इस वाली इक्वेशन को वापस से मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, m1 के साथ, और पहली वाली इक्वेशन दोबारा लिख दो, m1u1 माइनस का u2 v1, तो ये प्लेस कर दिया पहली वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमने पास डाल दी कौन सी वाली, सेकेंड वाली, थर्ड वाली, जिसके अंदर अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया है, हाँ m1 से मल्टीप्लाई किया है, तो m1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। वही सेम दोनों को अब ऐड कर दो, m1u1 ट्वाइस ऑफ m1u1 हो जाएगा, ये m1 और ये m1 कॉमन, v1 प्लस का u2 हो जाएगा, और ये m2v2 और ये m1v2 एज इट इज लिख दिया, इन दोनों को भी एज इट इज प्लेस कर देंगे, प्लेस कर दिया बेटा, ट्वाइस m1, यहाँ से देखो कुछ कट रहा होगा उसको कट कर देंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, मतलब ये वाला m1v1 माइनस का m1v1 माइनस का m1u2 और यहाँ पे m2v2 m1v2 m2u2 और m1v1 एज इट इज़। अब ये वाला m1v1 यहाँ जो m1v1 आएगा उससे कट जाएगा, तो बस जो बचेगी वो इक्वेशन ये है, u2 और ये u2 कॉमन ले लेना, m2 माइनस का m1 और ये v2 m1 प्लस का कितना m2, यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल देना, ये वाली टर्म नीचे प्लेस कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा, क्लियर है। आगे बात समझ में, अच्छे से डेरिवेशन करो बेटा, कुछ नहीं करना आपको, बस ये पहली इक्वेशन को अच्छे से दिमाग में रखना है, इस वाली इक्वेशन को अच्छे से दिमाग में रखना है, और इस इक्वेशन को जब दिमाग में रखोगे तो यहाँ से आप लोगों का काम हम बनना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। फिर बस एक बार जो हमारी नई इक्वेशन आई है इलास्टिक वाली, इसको एक बार m2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है और एक बार m1 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली तुम्हारी सब चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात, डन। अब एक स्पेशल केस यहाँ पर आता है, देखना चाहते हैं, अगर दोनों मासेस मेरे इक्वल हैं, क्या कह रहा हूँ, दोनों मासेस मेरे बॉडी के क्या हैं, इक्वल हैं, तो कुछ नहीं होगा बेटा, दोनों मासेस इक्वल होंगे तो यहाँ पर m1 जीरो हो जाएगा, तो u1 खत्म, यहाँ पर दोनों मास इक्वल है तो 2m और नीचे भी 2m कट जाएगा तो v1 की वैल्यू u2 आ जाएगी, और यहाँ पर भी ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, 2m1 बच जाएगा तो v2 u1 के बराबर आ जाएगा। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल की तरह, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी में निकाल रहा हूँ v1, तो वो दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी u2 है, और जो फाइनल वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी की आएगी वो पहली वाली की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी, वो ये रही, ठीक है। तो वेलोसिटी आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, ठीक है। इसी टाइप की एप्लीकेशंस आपकी तरफ आगे की तरफ आती रहेंगी और उसको अपन क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते रहेंगे।
टिल देन यहाँ तक का पहले बहुत अच्छे से कर लो, डेरिवेशन अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, आप लोग आराम से कर पाओगे। तो पहले उसको कर लो कंप्लीट, फिर अपन आगे की चीज़ें करते हैं, ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल सके। इसी टाइप के यहाँ से आपके 2 काम होंगे, नोट्स तो बन ही जाएंगे, प्लस साथ साथ आप लोग अच्छे से समझ भी पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से यूज़ करिएगा, अच्छे से काम में लीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।